बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के एक टॉपिक प्रिज्म का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड में इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म के बेस पे ही एक क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर बेस होता है, इस तरीके से उसका बेस होता है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक प्रिज्म है, एबीसी एक प्रिज्म है, ये आपके पास एबीसी एक क्या है, प्रिज्म है। ठीक, इस प्रिज्म में हमने ये जो फेस है, इस फेस पर एक नॉर्मल ले लिया, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। ठीक है, इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए कोई रे, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसके लिए इंसिडेंट एंगल हो गया I1। इसको हमने मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, इसको नेम दे दिया हमने PQ। क्या नेम दे दिया, PQ इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, ये रे जब इंसिडेंट हो रही है तो इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन है इसकी, किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में जा रही है। इस फेस पर प्रिज्म का इस फेस के प्रिज्म के इस फेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट बैंड होगी, लाइट ऐसी चले गई। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल R1 कहेंगे। ठीक है, ये रे PQ इस फेस पर इंसिडेंट होगी, यहां पर हम एक दूसरा नॉर्मल ले लेंगे इस सरफेस के साथ जो 90 का एंगल बनाते हुए, और इस एंगल को हम रिफ्रैक्शन एंगल R2 मान लेंगे, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, R2। तो ये PQR हो गई। जैसे ही रे यहाँ पर देखो डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, तो ये हमारे पास इमर्जेंट एंगल हो गया, और इस रे को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। इमर्जेंट रे कहेंगे, क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। ठीक है, अब अगर आप इस इमर्जेंट रे को बैक लेके जाएंगे, ये बैक लेके जाएंगे और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक एंगल बन जाएगी, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एन इमर्जेंट रे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेविएशन एंगल, तो आप कहोगे इट इज एन एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल को हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं डेविएशन एंगल। ठीक है, अब मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, थोड़ा सा जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं Δ1 या D1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, D1। और ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं D2 बन रहा है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्लास 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखो अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये देखो D1 और D2 इंटीरियर अपोजिट एंगल है, और ये इसका Δ1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेविएशन एंगल डेल्टा या एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, D1 प्लस D2 के बराबर होना चाहिए। ये जो एंगल है डेविएशन एंगल, ये डेल्टा D1 और D2 के बराबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं D1 किसके बराबर होगा, देखो ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये I के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। इससे अगर हम R1 माइनस कर दें तो D1 के बराबर, या हम कह सकते हैं D1 प्लस R1 I के बराबर होगा। तो D1 कितना होगा, I माइनस R1 के बराबर, प्लस D2 किसके बराबर होगा, देखो ये पूरा एंगल, देखो D2 प्लस R2 इज इक्वल टू E के बराबर हुआ, तो D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस R2 के बराबर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन एंगल इज इक्वल टू, एक रिलेशन लिख सकते हैं हम, I प्लस E, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2, दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लो, तो इसको हम लिखेंगे माइनस R1 प्लस R2। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ इधर ध्यान से समझिए, इसी इक्वेशन में अगर आप देखें, देखो जब आप इस नॉर्मल को आगे को लेके जा रहे हैं, इस नॉर्मल को इधर को लेके आ रहे हैं, तो ये एक पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल QOR, इन ट्राइंगल QOR। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो QOR एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में देखो R1 प्लस एंगल O प्लस R2 इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल QOR R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम। ठीक है, एंड दूसरी अगर हम बात करें कौन से ट्राइंगल की, सॉरी क्वाड्रिलेटरल की,
क्यू ओ आर ए इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर ए, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्लोज्ड फिगर जो दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, कितना होगा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस 90 डिग्री, क्लियर हो गया। क्योंकि देखो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल हमेशा कितने का एंगल बनाता है 90, ये भी नॉर्मल है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90 प्लस 90 180, तो इसका मतलब इसका और इसका सम भी कितना होगा एंगल 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इन दोनों के राइट साइड में देखो 180 आ रहा है, तो सो क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O, ठीक है। O से O आपका कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A आ गया। एक नई रिलेशन हमें R1 और R2 के बीच में मिल गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन हमें यहाँ मिली थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको माना है, ठीक है, और एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो यहां से आप R1 प्लस R2 की वैल्यू को यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस एंगल ए, और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस ई। ये एक और नई रिलेशन हमें मिल गई, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कहते हैं। प्यारे बच्चों, कई बार 3 नंबर 3 मार्क्स में क्वेश्चन यहीं तक पूछता है कि फॉर अ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म प्रूव दैट डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, वेयर डेल्टा इज द डेविएशन एंगल, ए इज द प्रिज्म एंगल, आई इज द इंसिडेंट एंगल एंड ई इज एन इमर्जेंट एंगल। अगर यहां तक पूछा जाता है तो आपके पास नॉर्मल इतना एक पार्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब इससे आगे अगर और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन दिखाया उसमें क्या पूछा है, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो एक पोर्शन आपको इतना ये समझना जरूरी है। अब आती है बात कि व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन, देखो हमें 3 रिलेशन यहां से मिल गई हैं, इन 3 रिलेशनों का हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रिलेशन है हमारे पास एक तो रिलेशन हमारे पास R1 प्लस R2 वाली है और एक ही रिलेशन है। देखो अब आप देखो ध्यान से समझें, इसके बाद हमारी बात आती है कि मिनिमम डेविएशन एंगल। हमारे पास देखो हमें पता चल गया कि व्हाट इज द डेविएशन, डेविएशन क्या होता है ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेविएशन एंगल मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो डेविएशन मिनिमम कब होगा, देखो फॉर मिनिमम डेविएशन, कई बार एग्जाम में लिखा रहता है राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन किसी प्रिज्म से होने वाला डेविएशन मिनिमम कब होगा, मिनिमम डेविएशन। कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन लिखने के लिए आता है, इस हिसाब से क्वेश्चन कहेगा राइट द कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दिस ऐसे करके, ठीक है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन होती है कि जो इंसिडेंट एंगल है आई उसको इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए। फॉर द मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल को इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए, एक तो कंडीशन ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा देखो फॉर मिनिमम डेविएशन जो R1 है, रिफ्रैक्शन एंगल R1 है, इसको R2 के बराबर होना चाहिए, और इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं R से, रिफ्रैक्शन एंगल R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर है, जिसको हमने थोड़ी देर के लिए कह दिया R मान लिया, ठीक है। अब अगर हम इन कंडीशंस का यूज करें जो ऊपर हम लोगों ने इक्वेशंस निकाली है, ठीक है, तो यूजिंग दीज कंडीशन कौन सी कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, दीज कंडीशंस क्या मिल जाएगा आपको, अगर आप इन कंडीशंस का यूज करेंगे, यूजिंग दीज कंडीशंस वी गेट, क्लियर हो गया। अगर मैं आई की जगह ई रख दूं तो डेविएशन मिनिमम होगा, तो क्या हो जाएगा वी गेट, क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई था, तो ई की जगह हम आई रख देंगे, रिलेशन निकाली थी अभी हमने, ऊपर एक रिलेशन निकाली थी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो थी, क्लियर हो गया। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू इतना इतना, यहां से देखो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो यहां से i इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, ये क्या हो गया इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 के बराबर हो गया। एंड दूसरी एक रिलेशन हमने प्रूव की थी अभी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए के बराबर। अब मैंने क्या कहा
R1 और R2 दोनों बराबर है और किसके बराबर है, R के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस R, 2R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A अपॉन 2। R किसके बराबर हो जाएगा, A अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ का अगर हम यूज करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। अब साइन आई, आई किसके बराबर बताओ, आई अभी हम लोगों ने निकाल रखा है डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और आर किसके बराबर है, साइन ए बाई 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई, किसकी रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन एंगल के बीच की रिलेशन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश द रिलेशन आएगा तो यहां तक कर लेंगे। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन ऐड कर देता है इसमें कि आप ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल और प्रिज्म के लिए आपको, इंसिडेंट एंगल के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इधर को आप डेविएशन एंगल ले लेंगे, इधर आप क्या ले लेंगे, इंसिडेंट एंगल। तो जो ग्राफ ऑब्टेन होता है बेटा, वो ग्राफ इज लाइक दैट, इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है, ऐसा ग्राफ आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, ये वो कंडीशन है जहां पर आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और यहाँ पर वो कंडीशन है जहां पर डेविएशन एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आई और ई के बीच में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक प्रिज्म का यहां तक से क्वेश्चन बनता है, जो इतना क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।